हम लोग लास्ट के क्लास में ये बायोटिक फैक्टर शुरू किए थे और उसमें एटमॉस्फेयर को हमने पढ़ाना शुरू किया था और हमने ये डायग्राम बनाया था। आज हम लोग एक एक करके इसमें से पढ़ेंगे। हम लोग सबसे फर्स्ट देखते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बारे में बात करेंगे। इट इज लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ अगर गैसियस लेयर है तो सबसे नीचे वाला जो लेयर है यही है ट्रोपोस्फेयर। लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। इसका हाइट अर्थ से 8 टू 16 किलोमीटर। 8 टू 16 बोलने का मतलब है जैसे कि प्लेन एरिया है तो प्लेन एरिया से 16 किलोमीटर हाइट हो सकता है। कोई हिली एरिया है तो वहां से हाइट ना कम ही होगा तो 8 किलोमीटर। तो ये वेरी कर सकता है अर्थ से 8 टू 16 किलोमीटर का हाइट हो सकता है। ये लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का। दूसरी बात कहते हैं टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। कहां से कहां? 15 डिग्री सेल्सियस से -57 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे जमीन से ऊपर जाएंगे टेम्परेचर ट्रोपोस्फियर में घटते जाता है। तीसरी बात हम लोग कहते हैं कि इट कंटेन मोर देन 90% गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के सारे गैस का 90% से ज्यादा ट्रोपोस्फियर में ही मिलते हैं। It provide O2, CO2 and nitrogen to living organism on earth. ट्रोपोस्फेयर O2, CO2 और नाइट्रोजन को प्रोवाइड करते हैं। वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे होते हैं उनको ये सब प्रोवाइड करते हैं। और इट इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। यानी ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। फिर हम लोग कहते हैं रेनफॉल, स्नोफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, स्ट्रॉम, ये सब जो भी है ये सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। रेनफॉल हुआ, स्नो हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, लाइटनिंग, थंडरिंग, ये सब सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। और हम लोग कहते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन ऑफ गैस इन ट्रोपोस्फेयर या एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन क्या है ये नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और अदर गैसेज 1%। इसमें कौन सा है? आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, CO2, CO, मीथेन, ओजोन एक्सेट्रा। एक बार सुनते हैं हमने क्या क्या बोला ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ये लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। कहां से कहां? 15 डिग्री टू -57 डिग्री तक। तीसरी बात कहते हैं इट कंटेन मोर देन 90% गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का 90% से ज्यादा गैस ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। इट प्रोवाइड O2, CO2 एंड नाइट्रोजन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे है उसको O2, CO2 और नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। फिर हम लोग कहते हैं कि लाइटनिंग, थंडरिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, स्टॉर्म, ये सब जो भी वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में होता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। और कंपोजिशन जो गैस का है एटमॉस्फेयर में या ट्रोपोस्फेयर में वो आपके सामने। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेज 1%। अदर गैसेज में सबसे ज्यादा आर्गन और हीलियम होते हैं। आर्गन और हीलियम सबसे ज्यादा होते हैं। फिर भी हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन, CO2, CO, मीथेन, ओजोन, ये सब होते हैं 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एक होता है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज ट्रोपोपॉज क्या है? ट्रांजिशनल जोन बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो ट्रांजिशनल जोन या जोन ऑफ ओवरलैप या अपर मोस्ट लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर जो है इसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रांजिशनल जोन बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, इसी को ट्रोपोपॉज।
हम लोग सेकंड देखते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसके बारे में बोलेंगे कि इट इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड ट्रोपोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? ट्रोपोस्फीयर के जस्ट बाहर प्रेजेंट होता है। इसका हाइट अर्थ के सरफेस से 30 टू 50 किलोमीटर है। जहां पर ट्रोपोस्फीयर खत्म होता है उसके ऊपर शुरू हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। और ये कहां तक हो सकता है? तो जमीन से मैक्सिमम हाइट इसका 30 टू 50 किलोमीटर हो सकता है। फिर हम लोग दूसरी बात कहते हैं इसमें कि टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट। ये देख रहे हैं ना, -57 से -2 हो रहा है। ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है हाइट के बढ़ने के साथ। तीसरी बात क्या है? हम लोग कहते हैं इट इज कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। इसमें वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल नहीं होते स्ट्रेटोस्फीयर। इट कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन। ये कंटेन करते हैं ओजोन के लेयर को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोनोस्फीयर, जो अर्थ से 15 टू 30 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से 15 टू 30 किलोमीटर है। ऑन एवरेज बोले तो इसको हम लोग कहते हैं 25 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। ये ओजोन का लेयर का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग हार्मफुल यूवी रेडिएशन, सो कॉल्ड ओजोन अम्ब्रेला। ये क्या करते हैं? यूवी रे को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं ओजोन अम्ब्रेला कहते हैं। फिर हम लोग कहते हैं if ozone layer of stratosphere is compressed at normal atmospheric pressure, ozone layer of stratosphere is compressed at normal atmospheric pressure बोलने का मतलब है 1 atmospheric pressure से, then it gets compressed and make only 3 mm thick ozone layer, 3 mm thick ozone layer। एक बार फिर से सुन लीजिए स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में हमने क्या क्या बोला। इट इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के बाहर है। दूसरी बात, टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है -57 से -2। तीसरी बात, इट इज कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल इसमें नहीं होती है। चौथी बात, इट कंटेन ए लेयर ऑफ ओजोन कॉल्ड ओजोनोस्फीयर। ये ओजोन के लेयर को कंटेन करता है, उसी को ओजोनोस्फीयर कहते हैं, जो अर्थ से 15 टू 30 किलोमीटर, ऑन एवरेज 25 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। फिर हम इस ओजोन लेयर के बारे में बोलते हैं, इट प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्टिंग हार्मफुल यूवी रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन। सन से जो यूवी रेडिएशन आते हैं उसको एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करके लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूवी रे के हार्म से प्रोटेक्ट करता है। और हम लोग कहते हैं, एक हाइपोथेटिकल चीज है कि लोग बताते हैं कि अगर ओजोन लेयर जो कहां कहां तक फैला हुआ है 15 टू 30 किलोमीटर, इसके ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर लगा दिया जाए, ये जो 15 टू 30 किलोमीटर ओजोन लेयर है वो कंप्रेस होकर के सिर्फ 2 mm थिक, 2 नहीं 3 mm थिक ओजोन लेयर बनाएगा अराउंड अर्थ। अगर ये 15 टू 30 किलोमीटर वाले ओजोन लेयर के ऊपर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दिया जाए तो ये कंप्रेस होकर के सिर्फ 3 mm थिक ओजोन लेयर बनाएगा, वो भी अर्थ के सरफेस के चारों। लेकिन ये काफी सफिशियंट है सारे यूवी रे को एब्जॉर्ब करने। फिर एक है स्ट्रेटोपोर। ये क्या है? तो इट इज ट्रांजिशनल जोन बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। ये जो जोन है ट्रांजिशनल जोन, इसी को हम लोग स्ट्रेटोपोर कहते हैं। थर्ड है हम लोगों का मीजोस्फीयर। इसके बारे में बोलेंगे, इट इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट बाहर है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कहां कहां? -2 टू -92 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम लोग और कोई बात नहीं कहते, बस हमने दो बात बोला कि ये स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट आउटसाइड है। दूसरी बात, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग हाइट। एक लिखते हैं मीजोपॉज। मीजोपॉज क्या है? तो ट्रांजिशनल जोन बिटवीन मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। ये जो ट्रांजिशनल जोन है
इसी को हम लोग मीजोपॉड। फोर्थ है थर्मोस्फीयर या इसी को आइनोस्फीयर बोलते हैं। थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर, इसमें हम लोग कहते हैं इट इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड मीजोस्फीयर, इसके बाहर होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देख रहे हैं 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, इतना गर्म है, इसीलिए इसका नाम है थर्मोस्फीयर। और हम लोग कहते हैं इट इज एबंडेंट इन आयन एंड इलेक्ट्रॉन, सो कॉल्ड आइनोस्फीयर। आयन और इलेक्ट्रॉन में एबंडेंट है, इसलिए इसका नाम है आइनोस्फीयर। फिर हम लोग कहते हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ रेडिएशन, gaseous particle of this layer get ionized, reflect radio wave signal and help in long distance radio wave communication. Therefore, modern satellites are stand in या park in different altitude of thermosphere या ionosphere. देखिए हमने बताया कि ये आयन और इलेक्ट्रॉन में एबंडेंट है, इसलिए इसका नाम आइनोस्फीयर। और रेडिएशन की वजह से, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ रेडिएशन, गैसियस पार्टिकल्स इस लेयर के आयोनाइज हो जाते हैं और रेडियो वेव सिग्नल को रिफ्लेक्ट करते हैं अपने सरफेस से और लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो वेव कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। यही रीजन है कि आजकल जितने भी मॉडर्न सैटेलाइट उस सब को पार्क किया गया है डिफरेंट एल्टीट्यूड ऑफ थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर। एक बार बातों को फिर से सुनते हैं। थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर क्या है? मीजोस्फीयर के जस्ट बाहर होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन हाइट, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं थर्मोस्फीयर, काफी गर्म होता है। तीसरी बात हम लोग कहते हैं ये एबंडेंट होते हैं आयन और इलेक्ट्रॉन में, इसलिए इसको आइनोस्फीयर कहते हैं। और इन्फ्लुएंस ऑफ रेडिएशन, गैसियस पार्टिकल इस लेयर के आयोनाइज हो जाते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव सिग्नल को और हेल्प करता है लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो वेव कम्युनिकेशन में। यही रीजन है कि ज्यादातर जो मॉडर्न सैटेलाइट है उस सबको एक्सटेंड किया जाता है थर्मोस्फीयर और आइनोस्फीयर। जैसे हम लोग किसी पर्सन को फोन करते हैं तो वो फोन लगभग में हम लोग कहते हैं कि 400 किलोमीटर, क्योंकि ज्यादातर सैटेलाइट ना 200 किलोमीटर के अप्रोक्स हाइट पे लगा होता है। ज्यादातर सैटेलाइट जो है ग्राउंड के सरफेस से, अर्थ के सरफेस से 200 किलोमीटर के हाइट पे लगा हुआ है। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करते हैं, या जैसे रेडियो वेव जितने भी है वो सब यहीं से रिफ्लेक्ट करते हैं। यही रीजन है कि जितना भी मॉडर्न सैटेलाइट है उस सबको थर्मोस्फीयर में एक्सटेंड किया गया है। और आप तो समझते हैं कि सैटेलाइट ने लाइफ को कितना ही आसान बनाया है, वो सारे सैटेलाइट इसी में लगाए। थर्मोपॉज या आइनोपॉज नाम का कोई टर्म होता नहीं, तो मैं अपने मन से तो बना नहीं सकता हूँ। इसमें फिर अगला जो है वो एक्सोस्फीयर, फिफ्थ जो है एक्सोस्फीयर। ये आउटर मोस्ट रेरिफाइड लेयर है एटमॉस्फेयर का। रेयर समझते हैं ना, गैस का डेंसिटी काफी कम है, तो आउटर मोस्ट रेरिफाइड लेयर है एटमॉस्फेयर का। गैसियस पार्टिकल के पास टेंडेंसी है एस्केप आउट इनटू स्पेस, स्पेस में जाने का टेंडेंसी। एक्सोस्फीयर आउटर मोस्ट है और गैसियस पार्टिकल एस्केप आउट होते रहते हैं स्पेस। देखिए अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है वो ये पूछे जाते हैं जो अपने लिए तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खास करके जो लोग जनरल कंपटीशन, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी इस सब का एग्जाम देते हैं उनसे बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हेलीकॉप्टर फ्लाई थ्रू, हेलीकॉप्टर किस लेयर से फ्लाई करते हैं? तो हम लोग कहते हैं लोअर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फीयर से। लोअर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फीयर से, बस बुलेट रेंज से ऊपर होता है, लोअर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फीयर से फ्लाई करता है। एरोप्लेन फ्लाई थ्रू, एरोप्लेन कहां से फ्लाई करता है? अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फीयर। एरोप्लेन फ्लाई करता है अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फीयर। जेट प्लेन फ्लाई थ्रू लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर या अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फीयर, दोनों से जेट प्लेन फ्लाई कर सकता है, अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फीयर या लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटो। एक पूछा जाए जेट प्लेन के लिए तो हम लोग कहेंगे लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। और सैटेलाइट को कहां रखा गया है? तो वो है थर्मोस्फीयर या आइनोस्फीयर में, डिफरेंट एल्टीट्यूड पे पार्क किया जाता है। इसी के साथ जो फर्स्ट हम लोगों का एबायोटिक फैक्टर था एटमॉस्फेयर, वो खत्म होता है। हम लोग शुरू करते हैं लाइट, सेकेंड।
फर्स्ट हम लोगों का एटमॉस्फेयर था एबायोटिक फैक्टर, और ये हमारा सेकंड एबायोटिक फैक्टर है लाइट। लाइट कहने का मतलब सनलाइट ही है। इसमें हम लोग दो तीन चीज आपको बताया करेंगे कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में है वो क्या है? सनलाइट। आप कहेंगे हम लोगों में सनलाइट कहां से एनर्जी का सोर्स? हमने बताया कि अल्टीमेटली सनलाइट ही एनर्जी का सोर्स। सनलाइट के एनर्जी को, सोलर एनर्जी को प्लांट जो है केमिकल एनर्जी में फोटोसिंथेसिस से चेंज करता है, ग्लूकोज बनाता है। उस ग्लूकोज को हम लोग खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलता है। रिस्पिरेशन से ग्लूकोज टूटता है तो एनर्जी निकलता है। तो आप अगर गौर करेंगे तो अल्टीमेटली एनर्जी कहां से आया है? सनलाइट से। इसलिए हम लोग कहते हैं सनलाइट जो है अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का फॉर मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें लाइट में ये लाइन लिखा हुआ है कि सनलाइट जो है मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। लेकिन सोचिए वो ऑर्गेनिज्म जो काफी डेप्थ में ओशियन में 500 मीटर से ज्यादा डेप्थ में कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें एनर्जी का सोर्स क्या है? तो हम लोग कहेंगे उसका आंसर क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म काफी डेप्थ में या 500 मीटर से ज्यादा डेप्थ में ओशियन में रहते हैं उसमें एनर्जी का सोर्स होता है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। डीप सी हाइड्रोथर्मल। आप सोचते होंगे वेंट क्या है? वेंट मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड इकोसिस्टम। वेंट मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड इकोसिस्टम। ओशियन के अंदर जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, लावा निकलते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन, उस वॉल्केनिक इरप्शन से जो ओशियन के अंदर जो बॉटम में जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं वेंट। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो काफी बॉटम में रहते हैं उसको सनलाइट से एनर्जी नहीं मिलता है, उसको कहां से मिलता है? वेंट, हाइड्रोथर्मल वेंट से। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए वो ऑर्गेनिज्म जो 500 मीटर से ज्यादा डेप्थ में रहते हैं वहां तक तो सनलाइट नहीं जाएगा, वाटर बॉडी के अंदर या ओशियन के अंदर 500 मीटर से ज्यादा डेप्थ में, उसमें एनर्जी का सोर्स क्या है? तो हम लोग क्या कहेंगे? डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, ओशियोनिक वोल्केनो जो है वही एनर्जी का सोर्स। दूसरी बात हम लोग कहते हैं इसमें कि क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। हमने क्या लिखा है? क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है वेवलेंथ या कलर ऑफ लाइट। आप जानते हैं ना विबग्योर 400 से 700 नैनोमीटर का लाइट, यही क्वालिटी है, यही कलर है, यही वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो क्वालिटी का मतलब होता है कलर या वेवलेंथ ऑफ लाइट। इंटेंसिटी, इसी को हम लोग एनर्जी या कैलोरी ऑफ लाइट कहते हैं। एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट, इसी को फोटो पीरियड और डे लेंथ बोलते हैं। तीनों जो है इंपॉर्टेंट होते हैं एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की। किसी ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी को ये तीनों ही फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइट भी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे सनलाइट, उसमें वेवलेंथ जो होता है धूप का, जिसको पार बोलते हैं, वो 400 से 700 होता है। थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। इंटेंसिटी क्या है? समर में भी सनलाइट का यही कलर होता है, विंटर में भी सनलाइट का यही कलर होता है जो आप देख रहे हैं।
यानी हम लोग कहते हैं कि समर हो या विंटर हो, कलर ऑफ लाइट पे कोई फर्क नहीं। फर्क किस पे है? इंटेंसिटी। समर सीजन में लाइट में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, और विंटर में एनर्जी काफी कम होता है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या है? विंटर में डे का लेंथ बहुत छोटा होता है, समर में डे का लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जो शॉर्ट डे, लॉन्ग डे, डे न्यूट्रल आगे मैं जिक्र करूंगा कि माइग्रेशन हुआ, हाइबरनेशन हुआ, इन सब चीजों को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैंने बताया कि ये तीनों ही ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट। दूसरी बात हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरी विथ चेंज इन एल्टीट्यूड एंड टाइम ऑफ डे। लाइट का इंटेंसिटी वेरी करता है, एल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ने के साथ साथ लाइट का इंटेंसिटी बढ़ता है। आपको पता हो, अगर यदि हिली एरिया में लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, प्लेन एरिया में कम होता है, तो हाइट बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ता है। और दूसरा टाइम ऑफ डे, अगर मॉर्निंग होगा तो लाइट का इंटेंसिटी कम होगा, आफ्टरनून होगा तो ज्यादा होगा, इवनिंग होगा तो कम होगा, रात होगा तो नहीं होगा। तो हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरी विथ चेंज इन एल्टीट्यूड एंड टाइम ऑफ डे। एक है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट ये क्या है? हम लोग कहते हैं इट इज कांस्टेंट रेट ऑफ एनर्जी ये सोलर कांस्टेंट क्या है? तो कांस्टेंट रेट ऑफ एनर्जी कैरीड बाय सोलर रेडिएशन बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। हम लोग लिखते जरूर है बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, लेकिन ये वैल्यू कहां मेजर हुआ है? अर्थ से 83 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस। सनलाइट कितना एनर्जी लेकर के आता है उसी को सोलर कांस्टेंट कहते हैं, और इसका वैल्यू कितना है? हम लोग कहते हैं 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये सोलर कांस्टेंट का वैल्यू है, जो कहां मेजर हुआ है? 83 किलोमीटर अबव अर्थ सरफेस पे। लेकिन हम लोग बोलने में यही बोलते हैं बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर। हम लोग देखते हैं सोलर एक्सपेक्ट्रम, या इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर रेडिएशन। सोलर एक्सपेक्ट्रम है, या इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर रेडिएशन। ये 3 टाइप के होते हैं। एक है शॉर्ट वेव रेडिएशन, एक है विजिबल लाइट, एक है लॉन्ग। शॉर्ट वेव रेडिएशन वो होता है जिसका वेवलेंथ लेस देन 400 नैनोमीटर। विजिबल लाइट वो होता है जिसका वेवलेंथ 400 टू 700 नैनोमीटर। लॉन्ग वेव रेडिएशन वो होता है जिसका वेवलेंथ मोर देन 700 नैनोमीटर, उससे ज्यादा, इसको लॉन्ग।
तो हमने बताया सोलर स्पेक्ट्रम या सोलर रेडिएशन क्या है, तो हमने इसमें तीन चीज बताया, शॉर्ट वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन और विजिबल लाइट। हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। हम लोग सबसे फर्स्ट देखते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। इट इज लाइट हैविंग वेवलेंथ लेस देन 400 नैनोमीटर। वो लाइट जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम होता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। जिसका एग्जांपल क्या है, एक्सरे है, कॉस्मिक रे है, यूवी रे। एक्सरे, कॉस्मिक रे और यूवी रे, ये सब क्या है, शॉर्ट वेव रेडिएशन। आप लोग यूवी रे तो जानते होंगे, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं, शॉर्ट में हम लोग यूवी रे बोलते हैं। ये यूवी, एक्सरे, कॉस्मिक रे, यूवी रे होते हैं। तो मैं यूवी रे को देखता हूँ, ये 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम है यूवीसी, एक है यूवीबी और एक है यूवी। इसका वेवलेंथ होता है 100 टू 280 नैनो। इसका होता है 280 टू 320 नैनो और इसका होता है 320 टू 400। ये लीथल फॉर ऑर्गेनिज्म होता है। ये क्वाइट हार्मफुल होता है। ये तो नॉर्मल। देखिए, हमने बोला एक्सरे, कॉस्मिक रे, यूवी रे, ये सब क्या है, शॉर्ट वेव रे। हमने उसमें से यूवी रे को देखा कि यूवी रे के 3 टाइप होते हैं। यूवीसी जिसका वेवलेंथ 100 टू 280 नैनोमीटर होता है। ये लीथल फॉर ऑर्गेनिज्म होता है। लीथल का मतलब होता है जानलेवा, यानी ऑर्गेनिज्म का डेथ करता है। ये म्यूटाजेन होते हैं, कैंसर कॉज करते हैं और ज्यादातर म्यूटेशन लीथल होते हैं, डेथ करता है। ये यूवीबी जो होते हैं ये क्वाइट हार्मफुल, ये स्नो ब्लाइंडनेस करता है। आई का जो ये काला वाला है ना, इसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। तो यूवीबी के आने की वजह से कॉर्निया ब्लीच हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्नो ब्लाइंडनेस और स्किन कैंसर करता है। यूवी ए नॉर्मल। आप लोग जानते होंगे कि सन बात करने से, धूप में बैठने से स्किन के डर्मिस लेयर में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। सन बात करने से स्किन के डर्मिस लेयर में विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। कौन सा लाइट रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन डी बनाने के लिए, तो वो अपना यूवीए है जो विटामिन डी बनाता है। तो हमने ये चीज, अब अगली बात कहते हैं कि 100% ऑफ यूवीसी, कितना इसका 100%, 50% ऑफ यूवीबी, 100% of UVC and 50% of UVB is absorbed or reflected by ozone layer of stratosphere। हमने जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एटमॉस्फेयर में ओजोनोस्फीयर था। तो ओजोनोस्फीयर क्या करते हैं, 100% यूवीसी को और 50% यूवीबी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ओनली लेस देन और इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ टोटल यूवी रे रीचेज ऑन अर्थ। धूप से जितना यूवी रे आता है उसका 50% से कम या ज्यादा से ज्यादा 50% ही अर्थ पर पहुंच पाता है। क्यों, 100% ये एब्जॉर्ब हो गया, 50% यूवी बी एब्जॉर्ब हो गया, थोड़ा ए भी एब्जॉर्ब हो ही जाते हैं। अगर मुझसे कोई एक पूछता तो मैं उनको बोलता कि लेस देन 50% यूवी रे अर्थ पर पहुंचते हैं। अगर ऐसा हो लेस देन और इक्वल टू तो ये ज्यादा बेटर है, वरना एक चुनना होता तो लेस देन 50% ही। तो ये था शॉर्ट वेव रेडिएशन। हम लोग कहते हैं बात विजिबल लाइट का। विजिबल लाइट क्या है, लाइट हैविंग वेवलेंथ 400 टू 700 नैनोमीटर। इट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, सो कॉल्ड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसी को हम लोग पार बोलते हैं। हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन वो है, वो लाइट जिसका वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर है। ये मोस्ट इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए हम लोग इसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या इसी को शॉर्ट में पार करते हैं। सीधी बात बताऊं,
विजिबल लाइट है, इसी को हम लोग इकोलॉजी में जिसको विजिबल लाइट कहते हैं उसी को फोटोसिंथेसिस में फार बोलते हैं, और उसी को हम लोग सरल भाषा में जनरल लाइफ में धूप बोलते हैं, जिसका वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन, इसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। इट इंक्लूड इंफ्रारेड रेडिएशन। हमने आपको जिस दिन पढ़ा रहे थे उस दिन बताया था फोटोसिंथेसिस में कि 700 से 740 फार रेड, 740 से ज्यादा इंफ्रारेड। आज हमने कह दिया 700 से ज्यादा इंफ्रारेड है। फार रेड भी एक टाइप का इंफ्रारेड है, ये हम। अब हम लोगों को जो जानना है इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन ऑर्गेनिज्म। मैं आपसे 7 इफेक्ट का जिक्र करूंगा। बोर्ड को पहले साफ कर देता हूं। इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन ऑर्गेनिज्म। सबसे फर्स्ट है इट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपैरेशन, ग्रोथ, movement and reproduction in plant। लाइट का इफेक्ट क्या है ऑर्गेनिज्म पे, तो हमने बताया कि ये इन्फ्लुएंस करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, ट्रांसपेरेशन को, ग्रोथ को, मूवमेंट को, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अगर याद, फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम किस लाइट में होता है? रेड लाइट में, फॉलोड बाय ब्लू लाइट। मैक्सिमम रेड लाइट में फॉलोड बाय ब्लू लाइट। ट्रांसपेरेशन मैक्सिमम किस लाइट में होता है? ब्लू लाइट में फॉलोड बाय रेड लाइट। ब्लू लाइट फॉलोड बाय रेड लाइट। ग्रोथ की बात करते हैं, जो सन प्लांट होते हैं हेलियोफाइट, उसका ग्रोथ ज्यादा होता है। जो सेडी प्लांट होता है उसका ग्रोथ कम होता है। हमने जिक्र किया था ना इस तरह से, कि कोई लार्जर ट्री है, इसके नीचे एक छोटा वाला प्लांट ग्रो कर रहा है, ये क्या है? सायोफाइट, सेडी प्लांट। ये सन प्लांट, ज्यादातर धूप इसमें आता है, तो जिससे धूप ज्यादा आएगा, सनलाइट ज्यादा आएगा, उसका ग्रोथ ज्यादा होगा। इसका ग्रोथ बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। तो ग्रोथ को भी लाइट। मूवमेंट की बात करते हैं, बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लोअर प्लांट जो होते हैं, वीक लाइट के टुवर्ड्स मूव करते हैं और स्ट्रॉन्ग लाइट से दूर मूव करते हैं। हम लोग बोले थे ना पॉजिटिव फोटोटैक्सिक या टैक्टिक, निगेटिव फोटोटैक्सिक और टैक्टिक। तो बहुत सारे लोअर प्लांट वीक लाइट के टुवर्ड्स मूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइट से दूर, तो ये मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। हेलियोट्रैपिक चैम्बर, अगर याद हो कि एक वुडन बॉक्स में इस तरह से विंडो था, यहाँ इधर से सनलाइट आ रहा था तो प्लांट इधर बेंड कर जाते हैं। ये सब हम लोग कहते हैं कि ये क्या है? लाइट मूवमेंट को। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, आपको पता होगा सनलाइट के वजह से ही फ्लावर ओपन होता है, और जब फ्लावर ओपन होते हैं तभी उसमें पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन सब शुरू होता है। तो लाइट जो है इन सब चीजों को influence करता है। फिर हम लोग दूसरा इफेक्ट, सेकेंड, क्वालिटी ऑफ लाइट प्ले वाइटल रोल इन फ्लावरिंग ऑफ मेनी प्लांट। क्वालिटी ऑफ लाइट प्ले वाइटल रोल इन flowering of many plants. क्वालिटी ऑफ लाइट प्ले वाइटल रोल इन फ्लावरिंग। क्वालिटी का मतलब वेवलेंथ है। याद कीजिएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर,
मैंने बताया था ना कि उसमें रेड फार रेड, रेड फार रेड क्या है, वेवलेंथ ही तो है, क्वालिटी ऑफ लाइट ही तो है, P660 P730, P660 P730 ये क्वालिटी ऑफ लाइट है, वही बताएगा फ्लावरिंग होगा या नहीं। फिर हम लोग तीसरी बात कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट also play vital role in flowering and seed germination of many plants. Flowering and seed germination of ड्यूरेशन ऑफ लाइट क्या है, फ्लावरिंग की बात करते हैं, जैसे शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है, डे न्यूट्रल, क्या है ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे ही डिपेंड करता है। सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं, फोटोब्लास्टिक है, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, निगेटिव फोटोब्लास्टिक, नॉन फोटोब्लास्टिक, तो ये सब जो है कौन इन्फ्लुएंस करता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट से ही इन्फ्लुएंस होते हैं फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन। फोर्थ नंबर में है फिनोलॉजी। फिनोलॉजी क्या है, इट इज टाइमिंग ऑफ सीजनल एक्टिविटी ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू चेंज इन एनवायरमेंट। ये फिनोलॉजी का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। It is timing of seasonal activity of plant in relation to change in environment. It includes seed germination, vegetative growth, flowering, fruiting, seed formation, senescence, etc. देखिए, फिनोलॉजी क्या है, टाइमिंग है सीजनल एक्टिविटी का प्लांट विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एनवायरमेंट। जैसे हम लोग वीट के प्लांट की बात करते हैं, जनवरी में वीट में फ्लावर होता है, फरवरी में सीड का फॉर्मेशन होता है और मार्च में प्लांट सेनेसेंस में चले जाते हैं। वीट के प्लांट को कैसे पता चला, जनवरी आ गया है फ्लावर करना है, फरवरी आ गया है सीड का फॉर्मेशन करना है, मार्च आ गया है सेनेसेंस में जाना है, कैसे पता चलता है? इसके लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक ड्यूरेशन ऑफ लाइट और दूसरा टेम्परेचर। ड्यूरेशन ऑफ लाइट और टेम्परेचर ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल। क्योंकि अभी लाइट में पढ़ा रहा हूं तो लाइट की तारीफ करूंगा तो मैं कहूंगा लाइट। थोड़ी देर में टेम्परेचर पढ़ेंगे नेक्स्ट के क्लास में, तो उस दिन बोलूंगा टेम्परेचर। तो सीड जर्मिनेशन, वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, सेनेसेंस, ये सब क्या है, फिनोलॉजी है। यही इसका जो टाइमिंग होता है इन्वायरमेंट के चेंजेस के साथ साथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिनोलॉजी। टाइमिंग ऑफ सीजनल एक्टिविटी ऑफ प्लांट इन रिलेशन टू चेंज इन इन्वायरमेंट। फिफ्थ है among animal hibernation, estivation, among animal hibernation, estivation, migration and reproductive behavior are controlled by relative length of day and night. हाइबरनेशन क्या होता है, विंटर स्लीप। पोलर बियर जो है हाइबरनेट करते हैं, दिसंबर में ग्लेशियर में छुपता है, मार्च के शुरू में फर्स्ट वीक सब में वो बाहर निकलता है। उसे कैसे पता चला पोलर बियर को दिसंबर आ गया, उसको पता चलता है ड्यूरेशन ऑफ लाइट और टेम्परेचर दोनों से। लेकिन आज मैं लाइट पढ़ा रहा हूं तो मैं कह रहा हूं लाइट। एस्टिवेशन, इसी को हम लोग समर स्लीप बोलते हैं, इसको हम लोग समर स्लीप। बहुत सारे एनिमल जैसे फिश है, स्नेल है, ये सब एस्टिवेशन में जाते हैं, समर सीजन को टॉलरेट करने। और जैसे ही समर सीजन खत्म होता है वो वापस फिर से एक्टिव हो जाते हैं। उसे कैसे पता चला, तो हम लोग कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट से और टेम्परेचर। माइग्रेशन, बहुत सारी बर्ड माइग्रेशन करती है, जैसे हम लोग साइबेरियन बर्ड की बात करते हैं, साइबेरिया से उड़ करके घना बर्ड सेंचुरी
केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान आ जाती है। कब आती है? नवंबर हाफ के बाद। वापस कब जाती है? फरवरी हाफ के बाद। उस बर्ड को कैसे पता चला कि नवंबर आ गया, इंडिया की तरफ मूव करना है, फरवरी आ गया, वापस साइबेरिया जाना है, उसे कैसे पता चलता है? तो हम लोग कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट से और टेम्परेचर दोनों चीज से पता चलता है। लेकिन आज मैं लाइट पढ़ा रहा हूं तो आज मैं कहूंगा लाइट की वजह से। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, बहुत सारे एनिमल ना सीजनल ब्रीडर होते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं डॉग की ही बात करते हैं, साल में 2 बार ब्रीड करते हैं। तो सीजनल ब्रीडर है, साल में 2 बार ब्रीड करता है। एक बार ब्रीड करेगा अप्रैल मई में, एक बार ब्रीड करेगा सितंबर अक्टूबर में। तो साल में 2 बार ब्रीड करता है। उसे कैसे पता चलता है कि ब्रीडिंग सीजन आ गया? कैलेंडर देखना तो जानता नहीं है, उसे पता चलता है डे और नाइट के लेंथ से और टेम्परेचर से। चूंकि आज मैं लाइट पढ़ा रहा हूँ तो आज कहूंगा लाइट के लिए। जब मैं टेम्परेचर पढ़ाऊंगा तो यही स्टेटमेंट सब बोलूंगा कि इसको टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है। तो मैंने आपको बताया कि एनिमल में, among animal, hibernation, estivation, migration and reproductive behavior are controlled by relative length of day and night. 6 नंबर में है लाइफ एक्टिविटी अंडर वाटर इज कंट्रोल बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। लाइफ का एक्टिविटी, ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी का, लाइफ के एक्टिविटी को कौन इन्फ्लुएंस करते हैं? लाइट, बिकॉज यूजुअली लाइट बिहेव एज लिमिटिंग फैक्टर इनसाइड वाटर। लाइफ एक्टिविटी पानी के अंदर सनलाइट ही रेगुलेट करता है, बिकॉज यूजुअली सनलाइट बिहेव एज लिमिटिंग फैक्टर। एक बार पूरा स्टेटमेंट सुन लीजिए। लाइफ एक्टिविटी अंडर वाटर इज कंट्रोल्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, बिकॉज यूजुअली लाइट बिहेव एज लिमिटिंग। और एक 7th और आखिरी है, light also determine the habitat of organism inside water body. Inside water, light also determine the habitat of organism inside water, that is where producer and consumer live inside water. प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कहाँ रहेगा? ये लाइट ही। प्रोड्यूसर कहाँ होता है? लाइट वाले जोन, जहां धूप आता है वहीं प्रोड्यूसर। कंज्यूमर कहाँ होते हैं? डार्क वाले जोन। हम लोग कहते हैं लाइट ही डिटरमाइन करता है कहाँ प्रोड्यूसर को और कहाँ कंज्यूमर को रहना। तो लाइफ एक्टिविटी अंडर वाटर को कौन कंट्रोल करता है? प्रोड्यूसर। और मतलब लाइट ही डिटरमाइन करता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर को कहाँ रहता है। बेंथिक एनिमल जो होते हैं वो बॉटम में होते हैं, ये सब लाइट ही डिटरमाइन करते हैं। तो ये 7 जो हमने लिखे हैं ये इफेक्ट है लाइट का ऑर्गेनिज्म के ऊपर। इसी के साथ ये खत्म होता है। हम लोगों को शुरू करना है जोनेशन इन लेक। लेक में कौन कौन? Zonation in lake on basis of light. इस डायग्राम को बनाने में ध्यान देना है कि एरो ना गिन करके ही बनाया जाए, अपने मन से नहीं बनाना।
ये वाला जो जोन है इसको हम लोग बोलते हैं लिटोरल जोन, और ये जो जोन है इसका नाम है लिम्नेटिक जोन। ये है प्रोफंडल जोन, और इस बॉटम को बोलते हैं बेंथिक। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं यूफोटिक जोन। ये है डिस्फोटिक जोन। ये है एफोटिक। इसमें ना एरो गिन करके बनाएंगे। ये एरो क्या बता रहा है कि यूफोटिक में लाइट काफी ज्यादा आता है, डिस्फोटिक में लाइट कम आता है, एफोटिक में लाइट नहीं आता, लिटोरल में लाइट ज्यादा आता है। हालांकि आजकल कुछ लोग पढ़ाते हैं कि लिम्नेटिक जोन में दो जोन होते हैं, यूफोटिक और डिस्फोटिक, और प्रोफंडल का दूसरा नाम है एफोटिक जोन। लेकिन हम लोग कहते हैं ये चार ना अलग क्लासिफिकेशन है, ये जो तीन है ये अलग क्लासिफिकेशन है, दोनों को एक साथ मिलाना सही। हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। सबसे फर्स्ट है, उसका नाम है लिटोरल जोन। लिटोरल जोन क्या है? इट इज शैलो वाटर जोन अराउंड द एज ऑफ वाटर बॉडी। शैलो वाटर जोन है, वाटर बॉडी अराउंड द एज ऑफ वाटर बॉडी, totally penetrated by light and support rooted vegetation and sufficient light for photosynthesis। कम पानी वाला जोन है, शैलो वाटर जोन है, किसी लेक के अराउंड चारों तरफ, और इसमें सपोर्ट होता है रूटेड वेजिटेशन, वो प्लांट जिसका रूट जमीन में फिक्स होता है वही प्लांट होंगे। सफिशियंट लाइट होते हैं फोटोसिंथेसिस। हमने क्या बोला? लिटोरल जोन में शैलो वाटर जोन है अराउंड द एज ऑफ वाटर बॉडी, टोटली पेनिट्रेट होते हैं सनलाइट से और सपोर्ट करते हैं रूटेड वेजिटेशन। अगर हम लोग लेक के जगह ओशियन की बात करते हैं तो ये वो जोन होते हैं जहां टाइड आते जाते रहते हैं। या लेक में भी हम लोग बात करते हैं, रेनी सीजन में यहाँ तक पानी लग जाता है, समर सीजन में पानी घट करके कम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एरिया किसी वाटर बॉडी का जो अल्टरनेटली एक्सपोज होते रहते हैं वाटर और एयर से, उस जोन को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहेंगे लिटोरल जोन। लिटोरल जोन वो होते हैं जहां पे वाटर और एयर अल्टरनेटली एक्सचेंज होते रहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको लिटोरल जोन कहते हैं, शैलो वाटर जोन। ये है लिम्नेटिक जोन। ओपन वाटर जोन है बियॉन्ड द लिटोरल जोन। लिटोरल जोन से आगे जो ओपन वाटर बॉडी का है उसको हम लोग कहते हैं लिम्नेटिक जोन। लाइट पेनिट्रेट अप टू ए लिमिट डिपेंडिंग ऑन क्लियरिटी ऑफ वाटर। लाइट पेनिट्रेट करता है एक लिमिट तक, डिपेंड करता है पानी कितना साफ। वो कहां तक करता है? 20 to 40 मीटर डेप्थ, इतना ही करता है, डिपेंड करता है पानी कितना साफ। फाइटोप्लैंक्टन ग्रो एबंडेंटली। फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज्यादा कहां ग्रोथ करते हैं? लिम्नेटिक जोन में। तो मैंने आपसे तीन बात कहा कि ये ओपन वाटर जोन है बियॉन्ड द लिटोरल जोन, लाइट पेनिट्रेट अप टू ए लिमिट डिपेंड ऑन क्लियरिटी ऑफ वाटर। 20 to 40 मीटर डेप्थ जाते हैं, साफ पानी है तो 40 मीटर तक, गंदा पानी है तो 2-3 मिनट भी मीटर भी ज्यादा हो जाएगा, तो उसके ऊपर फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज्यादा एबंडेंट। हालांकि लिम्नेटिक में ही यूफोटिक और डिस्फोटिक भी आजकल बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको अलग से पढ़ाता हूँ। अभी देखते हैं प्रोफंडल जोन। इट इज डार्क जोन एंड नो लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये डार्क जोन है, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट नहीं। इट इज हैबिटेट फॉर कंज्यूमर एनिमल। कंज्यूमर एनिमल के रहने का,
आप सोचते होंगे कंज्यूमर लाइट में क्यों नहीं रहता, अगर वो लाइट में रहेगा, लिमिनेटिक में रहेगा तो उसका प्रीडेशन हो जाएगा, इसलिए कंज्यूमर कहाँ रहते हैं, प्रोफंडल जोन में, डार्क जोन में। जब उसे खाने पीने का मन करता है वो लाइट वाले जोन में, यूफोर्टिक डिस्फोर्टिक में आकर के अपने से छोटे एनिमल को मार करके खाता है। अगर किस्मत अच्छा हुआ तो वापस वो डार्क जोन जाएगा, अगर किस्मत खराब हुआ तो उससे बड़ा एनिमल उसका भी प्रीडेशन कर जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि लिमिनेटिक जोन में ईटिंग एंड बीइंग ईटेन होता है, खाया जाता है और किसी के खाने लायक हो जाते हैं, इसलिए ज्यादातर जो कंज्यूमर एनिमल है वो रहते कहाँ है, प्रोफंडल। ये बेंथिक जोन, बेंथिक जोन क्या है, बॉटम ऑफ वाटर बॉडी। इट इज हैबिटेट फॉर मेनी बेंथिक एनिमल, बेंथिक एनिमल के रहने का जगह है, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, स्नेल है, स्लग है, ये सब मोलस्का के एनिमल है, माइक्रोब्स है, वो सब यही रहते हैं। हालांकि ये सब ना डिकम्पोजर है, तो बॉटम में डिकम्पोजर होते हैं। आप सोचेंगे कि कोई भी डेड बॉडी, अगर यदि कोई एनिमल का डेथ होगा तो डेड बॉडी बॉटम में जमा होगा, तो बॉटम में ही डिकम्पोजर प्रेजेंट होते हैं उसको डिकम्पोज करने के लिए। ये बेंथिक एनिमल सब यहाँ पर। अब यही क्वेश्चन पूछा गया AIPMT जो नीट 16 था उसी में पूछा गया, विच टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डीप सी, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड इन डीप सी। उसका ऑप्शन था प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो क्या होगा, डिकम्पोजर, यही सबसे डीप में। यूफोर्टिक जोन क्या है, तो हम लोग कहते हैं इट इज टोटली पेनिट्रेटेड बाय लाइट, पूरा का पूरा लाइट से पेनिट्रेट होता है। डिस्फोर्टिक जोन क्या है, इट इज पार्शियली पेनिट्रेटेड बाय लाइट, कम लाइट आती है। एफोर्टिक जोन क्या है, इट इज डार्क जोन एंड नो लाइट फॉर फोटो। यूफोर्टिक टोटली पेनिट्रेट होता है, डिस्फोर्टिक पार्शियली पेनिट्रेट होता है सनलाइट से, एफोर्टिक में लाइट नहीं होते हैं, डार्क जोन होता है, नो लाइट फॉर फोटो। ये जोनेशन, दो डिफिनेशन हम लोग देखते हैं, थोड़ा बोर्ड साइड में। एक है लक्स फोटोमीटर। 11th की क्लास में मैंने आपको फोटोमीटर बताया था, जो ट्रांसपेरेशन के रेट को मेजर करता था। पोरोमीटर बताया था जो स्टोमाटा के नंबर को, डायमीटर को, रिलेटिव पोजीशन को बताता था। और आज पढ़ा रहा हूँ फोटोमीटर, लेकिन यह है लक्स फोटोमीटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करता है। जिस यूनिट, जो इंस्ट्रूमेंट लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करता है उसी को हम लोग फोटोमीटर कहते हैं, लक्स फोटोमीटर, जिसका SI यूनिट जो होता है वो कैंडेला होता है। इसी एक है सैची डिस्क। सैची डिस्क क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर द टर्बिडिटी इंडेक्स ऑफ वाटर एट वेरियस डेप्थ। टर्बिडिटी इंडेक्स क्या है, इम्प्योरिटी को मेजर करता है वेरियस डेप्थ। देखिए ये एक्चुअली इस तरह का डिस्क जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, इसमें 7 कलर के सर्किल लगे हुए होते हैं। और बीच से इसमें थ्रेड बना होता है, 7 कलर के सर्किल होते हैं। इसको हम लोग वाटर बॉडी में डालते हैं। अगर काफी डेप्थ में भी जाने पे भी सारा कलर क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब है वाटर का टर्बिडिटी इंडेक्स बहुत ही कम है, क्लियरिटी बहुत ही ज्यादा, काफी डेप्थ में भी फोटो खींच सकता है। लेकिन सपोज कीजिए इस डिस्क को मैंने पानी में डाला, कुछ ही फीट अंदर जाने के बाद बस प्राइमरी कलर जो है वही दिख रहे हैं, बाकी कलर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है पानी का टर्बिडिटी इंडेक्स ज्यादा है, इम्प्योरिटी ज्यादा है, ज्यादा डेप्थ में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। सपोज कर लीजिए इस सैची डिस्क को हम लोग नाले के पानी में दिया, ये बिल्कुल काला पड़ गया, कोई भी कलर दिख नहीं रहा है, तो मैं कहूंगा इसका टर्बिडिटी इंडेक्स बहुत ही ज्यादा है, क्लियरिटी बहुत ही कम है, इसमें फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ जो लाइट था
सेकेंड एनवायरमेंटल फैक्टर वो खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट के क्लास में टेम्परेचर पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में टेम्परेचर पढ़ेंगे।